नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के 2 दिन की यात्रा का बहुत दूरगामी आयाम निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूँ चर्चा तो ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाई ना मिलाई, लेकिन इन सब चीज़ों से भी अलग हट करके 2 दिन की जो यात्रा हुई है फ्रांस के साथ, उसके सामरिक बहुत ही ज़्यादा महत्व हैं और चीन के परिप्रेक्ष्य में मोदी की जो यात्रा फ्रांस के साथ है और जो भी बातचीत हुई है उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम आ सकते हैं और चीन में हमें ऐसा देखने को मिल मिल रहा है कि वहाँ चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि जो चीन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्टार्टअप है डीप सीक, उस पर प्रतिबंध लगने वाली बात सुनने में आ रही है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो फ्रांस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो को चेयर किया, उस मीटिंग के बाद जो जोर दिया है मोदी और मैक्रोन ने कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ओपन सोर्स हो, पूरे वैश्विक जगत के फ़ायदे के लिए हो, ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदे के लिए हो। उससे जो सामरिक मामले के जानकार हैं उनका कहना है कि कहीं न कहीं निशाना चीन को साधता हुआ यूरोप और अमेरिका आ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी शिरकत किया इस प्रोग्राम में, जिसमें कि विश्व के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रोन के साथ मिलकर के इसे को चेयर किया और मोदी ने जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स पर क्यों जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमेरिका भी क्यों जोर दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो मुख्य सहयोगी हैं एलॉन मस्क जो कि बिलियनर हैं, टेक बिलियनर हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्मार्ट लिंक के मालिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनका रुख बहुत ही स्पष्ट है। वो नहीं चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमैनिटी मानवता के ऊपर कोई खतरा आए, और उस इसलिए जो चैट जीपीटी है जिसका उपयोग आजकल के भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओपन एआई का वो एक चैट बॉक्स है चैट जीपीटी। ओपन एआई को खरीदने का उन्होंने एक प्रपोजल रखा 97.5 बिलियन डॉलर्स में। एलॉन मस्क के नेतृत्व में एक ग्रुप है जिसने कि ये प्रपोजल दिया, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ओपन एआई जो है अभी नॉन प्रॉफिट है, और जो सैम ऑल्टमैन उसके मालिक हैं, वो भी स्टार्टअप है। उसमें कई सारे जो फंडिंग है, जापान का सॉफ्ट बैंक है इत्यादि उन्होंने फंड कर रखा है, और आने वाले समय में ये नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे सैम ऑल्टमैन। और उसके जवाब में एक जो पासा खेला है इलॉन मस्क ने 97.5 बिलियन डॉलर का ऑफर दे देने के बाद, तो जो बोर्ड होगा उसे ये रिजेक्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन ये सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो मोदी और मैक्रोन ने अध्यक्षता करी एक पूरी वैश्विक समिट का, उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखना बहुत जरूरी है। डीप सीक जो चाइनीज स्टार्टअप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, उसने चैट जीपीटी के बराबर एक चैट बॉक्स पूरे दुनिया भर में लॉन्च करा, और उसके बाद ओपन एआई का जो शेयर है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, और लोगों को लगा कि ये जो चीन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो स्टार्टअप है वो कहीं ना कहीं डिसरप्शन लेकर के आ सकता है वैश्विक जगत में। लेकिन मोदी ने फ्रांस में जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल निजी फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवता के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। नौकरियों का इससे लॉस नहीं होना चाहिए, रीस्किलिंग और स्किलिंग ताकि कौशलता लोगों में बढ़ पाए, ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और ओपन सोर्स के ऊपर बल दिया। ओपन सोर्स मतलब कि इसका कोई सीक्रेट कोड नहीं हो और कोई भी इसका इस्तेमाल, इसका कोडिंग कर सकता हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीकी के लेकर के कोई अपना फ़ायदा, निजी फ़ायदा ना उठाए। इस बात की चिंता जो है फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई पड़े, और इमैनुअल मैक्रोन की भी उसमें सहमति सी लगी, और विश्व में जितने भी नेता वहाँ पर आए, राष्ट्राध्यक्ष आए, उनकी भी सहमति इसमें दिखी
कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है मानवता के फ़ायदे के लिए हो, ना कि किसी के निजी फ़ायदे के लिए हो, और कहीं न कहीं निशाने पर चीन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण आप हमसे पूछें तो क्यों? इसका कारण स्पष्ट है कि चीन जो है चीन ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है कि इनके जो स्टार्टअप आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मिसाल के तौर पर डीप सीक को ले लें। जब इटली ने इनसे पूछा कि ये डेटा जो आप ले रहे हो, ये डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो, इसके बारे में हमें बताओ, तो डीप सीक ने बताने से मना कर दिया। और इसके बाद इटली ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया और इटली में सरकारी कामकाज में जितने भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस ने भी इसी तरह का कदम उठाया डीप सीक चाइनीज स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ, और वहां भी इसके ऊपर रोक लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। अमेरिका में उसे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि अब स्पष्ट है कि जो डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी वाले ओपन एआई की प्रतिस्पर्धा में लेकर के आए हैं, उसका कहीं ना कहीं मालिकाना हक चीन में न जाने कौन होगा। हम ये जानते हैं कि चीन की बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उनका मालिक कहीं ना कहीं वहाँ का मिलिट्री ही होता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही होता है। और इन सारे उपक्रम का इस्तेमाल चीन जो है बाहर के देशों में जासूसी करने में, स्नूपिंग करने में, डेटा चोरी करने में, डेटा अपने यहाँ ले आने के लिए और कई जगहों पर एक्सेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसी स्थिति में अम, डीप सीक पर प्रतिबंध लगने की स्थिति अमेरिका में बनती आ रही है, और अब भारत भी उसमें अपना बल दे रहा है। अभी हमने बात किया था कि सिर्फ इटली और फ्रांस का, जहाँ की डीप सीक जो चाइनीज स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है उसके ऊपर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साउथ कोरिया साउथ कोरिया में भी जो वहाँ पर डेटा के जो वॉच डॉग हैं, उन्होंने भी मांग किया डीप सीक के मालिक से कि आप ये बताओ हमारा जो डेटा आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो बताने से इनकार कर दिया डीप सीक के मालिक ने, और उसके बाद साउथ कोरिया में भी जितने सारे एजेंसीज हैं, मिलिट्री के, पुलिस के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया अपने विभाग में जितने भी कंप्यूटर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतनी बड़ी एक समिट हुई है, उससे कहीं ना कहीं चीन में चिंता बढ़ती जा रही है। उसका एक और कारण है। पहला तो हम ये समझ लें कि जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ तब से एक बात चल रही थी अमेरिका में कि चीन से कैसे डीकपल किया जाए। जो वैश्विक बाजार है वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका में चिंता बढ़ी कि चीन से अपने बाजार को डीकपल करें, अलग करें। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जिन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी, अब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और चीन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है, और उस टैरिफ के जवाब में चीन ने भी टैरिफ लगाया है अमेरिका के ऊपर में। तो चीन और अमेरिका के बीच जो है एक बार फिर से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब चीन के लिए यूरोप और अमेरिका दो एक बहुत बड़ा बड़ा बाजार है, जहां की ये कोशिश करते हैं कि इनका आधिपत्य बना रहे। और इस स्थिति में यूरोप में इटली और फ्रांस का चीन के खिलाफ रुख लेना, और भारत के द्वारा कही बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के फायदे के लिए होना चाहिए इस्तेमाल, और ना कि क्लोज सोर्स होना चाहिए बल्कि ओपन सोर्स होना चाहिए। इसका डेटा जो है जो लोकल स्टोरेज हो उसका वहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो उससे एक बार लगता है कि चीन के खिलाफ यूरोप में भी एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बारे में हम जानते हैं कि जब से उनका राष्ट्रपति का काल खंड चल रहा है तब से भारत के साथ उनकी मित्रता, फ्रांस की भी मित्रता जो है काफ़ी घनिष्ठ होती जा रही है। हमने देखा कि रफाल जैसे फाइटर जेट के साथ भारत का संबंध है, और काफ़ी सारे भारी मात्रा में रफाल जेट भारत ले रहा है, और उसके मार्फत इंडियन एयर फोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन है उसका काम चल रहा है। इसमें एक और ख़ास जोर देने वाली बात है कि फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध है उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें एक पासिंग रिमार्क्स में, कि फ्रांस रूस के अलावा एक ऐसा देश है
जो कि रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का आदान-प्रदान करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है और भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में कई सारे जो मॉडर्न तकनीकी हैं, उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वो भारत के साथ करता हुआ आ रहा है। राफ़ेल के साथ भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। बहुत सारे उपक्रम भारत की जो कंपनियाँ हैं, उनके साथ मिलकर के काम कर रही हैं। तो जर्मनी और फ्रांस ये और इटली ये 3 देश यूरोप में हैं जो कि भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके ऊपर भारत के साथ वो काफ़ी ज़्यादा साझेदारी कर रहा है। इटली की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, वहाँ पर उनकी बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया है। जो एम्यूनेशन और तोप वगैरह का जो डेवलपमेंट है भारत में, उसमें इटली की बहुत सारी कंपनियों का साझेदारी हो रहा है। अमेरिका और यूरोप ये 2 जो हैं चीन के लिए बहुत ही महत्व का है और हम जानते हैं कि पूरे यूरोप के लिए चीन की तरफ से एक डिप्लोमेट भी होता है और अगर डिसएंगेजमेंट विद चाइना वाली बात यूरोप में फैलती है तो कहीं न कहीं भारत के लिए मौका होगा कि इस मौके को गँवाए नहीं और यूरोप के साथ संबंध स्थापित करें। इसमें इटली, जर्मनी और फ्रांस ये 3 देश मजबूत भूमिका निभा सकते हैं और फ्रांस में जो मोदी की 2 दिन की यात्रा हुई है, उससे इसका दूरगामी प्रभाव और परिणाम निकल सकता है, बशर्ते कि हम इसे फ़ॉलो अप करें। और हम जानते हैं कि फ्रांस और इटली और जर्मनी इन सभी की अर्थव्यवस्था जो है, कहीं न कहीं आज की तारीख में कमज़ोर-सी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि भारत इनकी अर्थव्यवस्था में जो चीन के तरफ से उनको जो मदद मिलती है, उसकी भरपाई कर पाए ताकि भारत एक विकल्प के रूप में चीन का निकल पाए। लेकिन उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारत इस पर कितना कैपिटलाइज़ कर पाता है, इसका कितना फ़ायदा उठा पाता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मोदी की जो 2 दिन की यात्रा हुई है फ्रांस की, उससे काफ़ी शुभ संकेत निकल कर के आ रहे हैं। अब बशर्ते अब ये देखना होगा कि भारत की कंपनियों में, भारत के जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कितनी इच्छा शक्ति है, उसमें कितना ज़ोर वो लगाते हैं कि ये जो उपलब्धियाँ हो रही हैं, उसका फ़ायदा कितना वो उठा सकते हैं। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।